Hello and welcome to Supergrad Scat. I am Pankaj Ajite, and in this session we are going to continue discussing our current affairs for Z 2025. Last session में हमने डिस्कस किया था कि this time around 20 questions are going to be asked. Last time तक 25 क्वेश्चन पूछते थे, अब 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें से 12 questions will be from current affairs, 8 question will be from static GK. So in last session, we have discussed some set of current affairs question. We'll continue with that in this session. Our first question इस session में जो होना है, that is, which country has announced ban on social media for kids under 16 years? अब देखिए सोशल मीडिया के इल इफेक्ट्स हमें मालूम है, and why only for kids when we talk about social media is a distraction, and we keep wasting a lot of time on social media. It is advised not to, because that is we other we need other part of life, other things are there which we need, which is require more focus. बट देन ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो एक पहला देश बन गया है जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर 16 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, 16 ईयर से कम के किड्स जो होते हैं, उनके लिए बैन लगा दिया गया। मतलब वहाँ ऐसा है कि नेक्स्ट 12 months they are bringing a law, and through this law nobody less than with age of 16 years can be, can open the account on social media. And this social media companies जो Facebook, Instagram, इनको ये बोला गया है कि you should not allow, you need to assure that kids with under 16 should not be part of your platform. और अगर वो नहीं उसको पालन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 50 मिलियन तक का फाइन उन पर लगाया जा सकता है। अप टू 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन उन पर लगाया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया जो है, इट इज बिकम अ फर्स्ट कंट्री टू बैन किड्स अंडर 16 इयर्स फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। मतलब बाकी देशों में इस बारे में बात हो रही है, एडवाइस किया जाता है, बट यहाँ पर तो दे आर ब्रिंगिंग अ लॉ। तो वहां के कभी पीएम का नाम पूछते हैं तो एंथोनी अल्बेनीज इज देयर पीएम, एंड ही हैज हाइलाइटेड दिस मूव टू प्रोटेक्ट द यंग किड्स फ्रॉम सोशल मीडिया हार्म्स, इल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, खैर ओनली इन ऑस्ट्रेलिया इट इज हैपनिंग। How many passengers traveled in Indian Railways on 4th of November, setting a new world record? तो देखिए, our population is 1.44 billion. इनमें से around 3 crore people were traveling in trains on 4th of November. अभी 3 करोड़ जो काउंट है ना, ये काउंट अपने आप में न कितने देशों की आबादी से ज्यादा है, right? But this was a record on 4th of November that around 3 crore passengers were traveling in Indian Railways on 4th of November. और अगर अक्टूबर 1 से लेकर नवंबर 5 तक की बात की जाए, है ना, तो देखिए 6.85 करोड़ पैसेंजर्स ओनली फ्रॉम बिहार, ईस्टर्न यूपी एंड झारखंड, they were traveling, these many people from these only three states areas were traveling in trains. एंड जो तो ये अमाउंट, ये जो काउंट है ना 6.85 करोड़, इट इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो आबादी है वो है अराउंड 2.6 करोड़ फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड अपन 5 करोड़ फॉर न्यूजीलैंड। मतलब दोनों की आबादी करीब 3.25 करोड़ के अराउंड होती है। उनसे ज्यादा आबादी तो भाई इन महीनों में, एक महीने मतलब सवा महीने के अंतर्गत इन 3 राज्यों के लोग हमारे देश में ट्रेवल कर चुके थे, है ना। सो इंडियन रेलवेज आर, आई मीन, they have done great job basically with so many people traveling these, and we don't even realize the amount of effort they are putting in, right? तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, रिकॉर्ड हमारे द्वारा ये क्रिएट किया गया है। Then we come down to question number 3. Question number 3 says, what is the name of India made handheld anti drone gun? देखिए ड्रोन्स आपने देखो ना, ड्रोन्स की हम बात करते हैं तो दे आर फास्ट बिकमिंग न्यूसेंस। मतलब उनका यूसेज तो है ही, बट न्यूसेंस भी कई बार बोल सकते हैं। वी फाइंड ड्रोन्स एट सम ऑड प्लेसेस एट टाइम्स वेयर वी शुड नॉट, मतलब वी कांट एक्सपेक्ट देम टू बी। when we talk about drones, तो दे आर अ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे पंजाब बॉर्डर और जम्मू कश्मीर बॉर्डर की बात करते हैं तो पाकिस्तान द्वारा कई सारे ड्रोन्स हमारे यहाँ भेजे जाते हैं। They are part, मतलब they are traveling in our they are in our airspace, but they are being controlled by Pakistan on the other side। तो ये जो गन बनाई गई है, इसका पहले नाम ध्यान रख लीजिए, इट इज वज्र शॉट। इंपॉर्टेंस यह है कि इसकी रेंज करीब करीब 4 किलोमीटर होती है, डिटेक्शन रेंज ऑफ 4 किलोमीटर विद वेट ऑफ 3.3 kg। इट इज इवन एबल टू जैम द ड्रोन्स कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के थ्रू इनको कंट्रोल किया जा रहा है फ्रॉम फार अवे प्लेस, उसी उसको यहाँ से ब्लॉक किया जा सकता है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ बून फॉर आवर सिक्योरिटी सिस्टम। अगर बात करें तो हमारे लिए बड़ा अपने आप पे वरदान होने वाला है। नेम जो मैंने आपसे कहा, इट इज वज्र शॉट।
prepared by this big bang boom solution, चेन्नई बेस्ड कंपनी उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड डिप्लॉयड बाय इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने इसको ऑलरेडी डिप्लॉय कर लिया है. तो इट इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट solution for this drone issue, right? What major ban was announced by Drug Control General of India on 5th of November. तो देखिए क्या होता है, हमारे जो मेकअप प्रोडक्ट बनाए थे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, उसमें कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम द टेस्टिंग जो होती है ना, वो एनिमल टेस्टिंग जो होती है मेकअप प्रोडक्ट्स में की जाती है, तो उस पर बैन लगा दिया गया है. और स्पेसिफिकली ये हेक्साक्लोरोफीन करके अपने आप में प्रोडक्ट होता है जो एंटी बैक्टीरियल क्लींजर है, उसके इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है. तो एनिमल टेस्टिंग पर बैन लगा दिया गया और स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बीइंग बैंड बाय डीसीजीआई जो होता है ना, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है, राइट. नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कुंभ मेला एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन ईयर 2017. तो एक तो होता है देखिए टेंजिबल, या फिर बोलना चाहिए कल्चरल हेरिटेज साइट्स. कल्चरल साइट्स होती है, नेचुरल साइट्स होती हैं, मिक्स साइट्स होती हैं जो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर की जाती हैं. और हमारे देश में ऐसी 43 साइट्स हैं. कितनी है? 43 ऐसी साइट्स हैं. और इन साइट्स में भारत का जो रैंक आती है वो 6ठे स्थान पर इंडिया होता है. सारा साइट जो है वो इटली में होती है. और दूसरा होता है यूनेस्को द्वारा ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, जैसे रामलीला को भी इसमें शुमार किया गया है, राइट. दुर्गा पूजा को शुमार किया गया है. वैसे ही यूनेस्को द्वारा कुंभ मेला जो हमारे यहाँ कराया जाता है, जो कुंभ मेला हमारे महाकुंभ जो हम बोलते हैं, जो मेले होते हैं हमारे यहाँ, उसे 2017 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था. कब? 2016 में. न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि अगले ही वर्ष 2025 में प्रयागराज, तो पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होना है, महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025. 12 वर्षों में एक स्थान पर और 12 वर्षों में 4 अलग अलग जगह पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है. मतलब देखिए हमारे उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है और प्रयागराज में होता है. और 5 नदियां जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो है गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा और गोदावरी आर द 5 रिवर्स. और 3-3 वर्षों में ऐसा देखा जाए तो मेला होता है कुंभ मेला, और एक जगह पर 12 वर्षों के बाद में कराया जाता है. तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट, इसको बोलना चाहिए ना, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट इन द वर्ल्ड ओवर. कई करोड़ लोग आते हैं, बट स्टिल दिस कंप्लीट इवेंट जो हर बार है, बड़ी अच्छे तरीके से इसको करवाया जाता है. तो इट इज पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसको 2017 में शामिल किया गया था. क्वेश्चन नंबर 6 says how many elephants were found dead in बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इंसिडेंट. कुछ समय पहले 4 एलिफेंट जो है वो मृत पाए गए थे. बाद में जब उसमें प्रोब की गई तो 6 मोर वर फाउंड डेड. तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट डाइड वर अराउंड 10 एलिफेंट जो है ना वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मृत पाए गए थे. और इसकी ताल्लुक में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है. ऐसा माना जा रहा है कि दे वर पॉइजन्ड, है ना. तो इंपॉर्टेंट इवेंट है अपने आप में, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है. 10 हाथी जो है ना वो मृत पाए गए थे. हाउ मेनी स्टेट सेलिब्रेटेड फाउंडेशन डे ऑन 1 नवंबर 2024. 1 नवंबर 2024 को हमारे देश के कई सारे जो स्टेट्स हैं उनका फाउंडेशन डे, एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया जाता है. हाउ मेनी, तो काउंट अगर पूछते हैं तो 8 स्टेट्स आर देयर जिनका एस्टेब्लिशमेंट डे 1 नवंबर को होता है. तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रदेश में 1 नवंबर को ही बने हैं, अलग अलग ईयर में दे केम इनटू दिस, है ना. कई बाइफर्केशन से, कई डिक्लेरेशन से. और देखिए क्या हुआ था, 1956 में एक्ट लाया गया. उसके अंतर्गत 5 राज्य, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956 these states came into existence. और 1966 में पंजाब हरियाणा को विभाजन एक तरीके से अलग किया गया. 2000 में सेम डे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग, मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एंड 2000 में छत्तीसगढ़ बिकेम अ सेपरेट स्टेट. तो कुल मिलाकर के 8 स्टेट जो है, 8 स्टेट्स आर देयर जिनका एस्टेब्लिशमेंट डे जो होता है वह 1 नवंबर ही होता है. तो ध्यान रख लीजिएगा, 8 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा, राइट. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी योजना. हमारे देश में कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, जो धन की कमी के कारण पर, धन के अभाव के कारण पर शायद पढ़ाई नहीं कर पाए. तो ऐसे बच्चों को, ऐसे मेधावी छात्रों को पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है. तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन,
विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है। क्या होगा इस योजना में? हायर इंस्टीट्यूट्स में स्टडीज के लिए, और कौन से? टॉप 860 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टडी के लिए इस योजना के अंतर्गत लोन प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा। एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड द समेशन इन दिस। समेशन का मतलब होता है डिस्काउंट। मतलब अगर 10% इंटरेस्ट लगता है तो 3% इंटरेस्ट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, और उसके साथ साथ 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसका मतलब होता है कि अगर बच्चे नहीं पे कर पाते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाएगा। गवर्नमेंट इज गोइंग टू शो देयर क्रेडिट गारंटी, सपोर्ट उनका प्रोवाइड करेंगे, और ये बैंकों को, इंस्टीट्यूशन को लोन जो है वो स्टूडेंट्स को देना होगा। क्यों देना होगा? फॉर देयर फी। क्लियर? तो दिस वाज विद्या लक्ष्मी योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। Who has been appointed as the new defense secretary of India? गिरधर अरमाने अभी तक डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनकी जगह पर राजेश कुमार सिंह को डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो सिंपल वन लाइनर अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है। राजेश कुमार सिंह इज गोइंग टू बी न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ गिरधर अरमाने। क्वेश्चन नंबर 10 says which renowned folk singer, लोकगीत गाए जाते हैं, लोक गायिका जिसको बोलना चाहिए, पॉपुलरली नोन एज बिहार कोकिला, पास्ड अवे रिसेंटली, है ना? तो देखिए अभी जो छठ पूजा होती है ना, छठ पूजा तो लास्ट मंथ फर्स्ट वीक में हुई थी, उस समय कई सारे फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं ना, उसमें उनको उनको बिहार कोकिला कहा जाता था। और उसी दरमियान 5 नवंबर को, छठ पर्व के पहले दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। इनका नाम था शारदा सिन्हा। क्या नाम है? ध्यान रखिए, शारदा सिन्हा, वन ऑफ द मोस्ट नाउन फोक सिंगर ऑफ इंडिया। शी वॉज फ्रॉम बिहार। तो बिहार कोकिला उनको कहा जाता था, बेगम अख्तर ऑफ मिथिला उनको कहा जाता था, है ना? और जितने भी छठ के ताल्लुक में जो 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 भजन गाने जो होते हैं वो इनके द्वारा कई सारे गाए गए, बड़े फेमस है। इनके द्वारा कई सारी मूवीज में भी, हिंदी मूवीज में गाने गाए गए थे। हम आपके कौन में शायद मैंने प्यार किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन मूवीज में इनके द्वारा गाने गाए थे, है ना? नाम क्या है? स्वर कोकिला, सॉरी, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। She used to sing in Maithili, Bhojpuri, Hindi, Magahi, और she was conferred with पद्म भूषण, पद्म श्री, संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको मतलब इन अवार्ड से इनको नवाजा गया था। Who was विवेक देबरॉय? विवेक देबरॉय was one of the most renowned economist, और वो केवल मतलब इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ he was one of the most profound writers। इनके द्वारा कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। और इकोनॉमिक्स के ताल्लुक में देखा जाए तो he was not some western economist, he used to talk about बेसिकली इंडिया के ताल्लुक में बात करते हैं, हमारे स्पेसिफिक इंडियन सिचुएशंस के ताल्लुक में जो भी पॉलिसी लगाई सकती हैं उसके ताल्लुक में ही यूज्ड टू स्पीक। एंड ही वाज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके चेयरमैन ये रह चुके थे, विवेक देबरॉय। इनके कई सारे आर्टिकल्स आप अखबार में अगर पुराने देखे हो तो इनमें इनके द्वारा लिखे जाते थे, है ना? एंड इनके द्वारा किताबों का मैंने कहा ना, ही वेंट ऑन टू राइट अराउंड 50 बुक्स इंक्लूडिंग विष्णु पुराण, इंडियन इकोनॉमी ऑन फास्ट ट्रैक, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। When is the World Tsunami Awareness Day observed? सुनामी अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? 2004 में दुनिया ने सुनामी का विध्वंस देखा था। So many countries around the world were they suffered। ये दिन जो था, ये दिन था 5 नवंबर 2004। तो 5 नवंबर 2004 को सुनामी दुनिया ने देखा था, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। उस दिन को ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। तो इट वाज 20th अवेयरनेस एंड एनिवर्सरी ऑफ 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक सुनामी, है ना? तो उस ताल्लुक में 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था। नवंबर 5 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 2004 में इस दिन सुनामी आया था। कॉलेज डिक्शनरी द्वारा एक नाम, एक वर्ड जो है बेसिकली उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और केवल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित नहीं किया गया, इसके इवन जो मीनिंग होता है उसको रीडिफाइन किया गया। वर्ड कौन सा है? ब्रेट, नट, डूड और चैंप। अगर 4 वर्ड इसमें देखें तो जो ब्रेट वर्ड होता है ना, इसमें नॉर्मली इसका नेगेटिव कनेक्शन होता है। स्पॉइल ब्रेट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूसेज जिसको हम देखें तो होता है। तो ब्रेट जो वर्ड होता है ना, नॉर्मली इसका नेगेटिव कनेक्शन क्या था? इसका होता था मिसबिहेविंग चाइल्ड। बट उन्होंने इवन इसके मीनिंग को डिफाइन कर दिया है, थोड़ा सा रीडिफाइन करा। क्या कर दिया उसको? कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड। तो थोड़ा सा उसको पॉजिटिव कनेक्शन एक तरीके से दिया गया है। वर्ड जो होता है ब्रेट होता है ना? तो उसका मीनिंग क्या कर दिया गया? पहले था मिसबिहेविंग चाइल्ड, नाउ इट इज कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक मतलब जो बिल्कुल इसको बोलना चाहिए कुछ डिसाइड कर लिया, सोच लिया एंड उस बारे में एक जिसको बोलना चाहिए बड़ा फर्म एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, तो उसको हेडोनिस्टिक एटीट्यूड कहा जाता है। तो वर्ड है ब्रेट, और इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है बाय कॉलिंस डिक्शनरी, राइट? देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च्ड बाय मनसुख मंडाविया, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसकी यूटिलिटी समझिए।
जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, कई बार क्या होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस और सम कोई चैंपियनशिप के दौरान उनके द्वारा कई बार ना अनजाने में कोई दवाइयां ले ली जाती है। बट होता क्या है, उन दवाइयों में कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बैंड मटेरियल है। तो दवाई उन्होंने अनजाने में ली और मालूम पड़ा वो बैंड मटेरियल उसके अंदर था, और दे वो डोपिंग में इन्वॉल्व हो गए, मतलब अनायास या अनजाने में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो ऐप डाउन निकाला गया है, मतलब जो ऐप रिलीज किया गया है बाय मनसुख मंडाविया, जो कौन है, जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मतलब मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया नो योर मेडिसिन, डेवलप बाय नाडा इंडिया टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें क्या होगा कि एनी एथलीट टेकिंग एनी एनी मेडिसिन, वो अगर इस मेडिसिन का डिटेल अगर डालते हैं इस ऐप में, तो दे विल गेट टू नो इफ एट ऑल सम प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इज पार्ट ऑफ द मेडिसिन विच दे नीड टू अवॉइड नाउ, जो उनको अवॉइड करना चाहिए। ये क्लियर? तो दैट इज बीन इंक्लूडेड, मतलब वो अपने आप में एक फीचर की तरह इसमें डाला गया है, ताकि जो जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, वो अपने आप को किसी भी ऐसे इशू से अपने आप को बचा पाए। ये क्लियर? नेक्स्ट इज हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म, कि ब्रांड एम्बेसडर किनको सिलेक्ट किया गया है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी बेसिकली बिलोंग्स टू बिहार ओनली, वन ऑफ द मोस्ट नाउन एक्टर दीज डेज। मतलब इज सच एन एक्टर की वेरियंट उनकी एक या दो सीन भी मूवी में होते तो कई बार मूवी देखने जाते हैं लोग, राइट? स्त्री 2 में शायद यू मस्ट हैव सीन हिम। तो पंकज त्रिपाठी मोस्टली नोन एज कालीन भाई फ्रॉम मिर्जापुर, राइट? सो उनको मध्य प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय डिक्लेयर किया गया है। बेसिकली बिलोंग्स टू बिहार ओनली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड असेंबली इलेक्शन सम टाइम बैक। अभी कुछ समय चुनाव हुए थे कुछ समय पहले, तो झारखंड के इलेक्शन के लिए जो वहां का इलेक्शन कमीशन जो होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनके द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड असेंबली अपॉइंट किया गया। अब ही इज फ्रॉम झारखंड ओनली। हु अमंग द फॉलोइंग? ही इज महेंद्र सिंह धोनी। उनको बनाया गया था this brand ambassador of Jharkhand Assembly election. फिर again next question related to sports only. Who went on to win Men's Player of the Year award for Federation of International Hockey Star Awards, Hockey Star Awards? तो हमारी जो हॉकी टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, उनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ऑन विच डेट नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड? ध्यान रखिए, हमने भी डिस्कस किया था 5 अक्टूबर इंटरनेशनल ये वर्ल्ड टीचर्स डे, 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे। 5 सितंबर जो होता है वो डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, उनकी याद में मनाया जाता है। अब नेशनल एजुकेशन डे ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनके याद में मनाया जाता है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है नवंबर 11, उस दिन नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो टीचर्स डे सेकंड राष्ट्रपति, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन डे नवंबर 11, और 15 अक्टूबर जो होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की तरह मनाया जाता है। वो अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, पीपल्स प्रेसिडेंट, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है ना? तो ध्यान रखिए 11 नवंबर सॉरी, नेशनल एजुकेशन डे की तरह मनाया जाता है, राइट? Then which other US president failed to get re-elected and won next election? अब ये which other का ये मतलब है कि इस बार के जो यूएस इलेक्शन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप went on to win the election, है ना? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीते, 2020 में वो जो बाइडेन से हारे, और 2024 में कमला हैरिस को हरा करके फिर जीते हैं। तो ये लगातार 2 टर्म नहीं जीते हैं, एक चुनाव जीते, दूसरा हारे, तीसरा जीते हैं। ये केवल दूसरी दफा हुआ है यूएस इलेक्शन के इतिहास में। इसके पहले इट वाज ग्रोवर क्लीवलैंड, क्या नाम था इनका? ग्रोवर क्लीवलैंड, जो कि 1885 से 89 के बीच में, 1893 से 1897 के बीच में यूएस प्रेसिडेंट बने थे। तो वो बीच का गैप, मतलब एक टर्म का गैप लेने के बाद में फिर से जीते और बने हैं। तो केवल दूसरा मौका है जब यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट जो है वो अपने सेकंड टर्म बीच, मतलब कंटिन्यूस सेकंड टर्म ना होकर के थर्ड टर्म, मतलब एक बार जीते फिर हारे फिर जीते वाले उसमें आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप वाज द सेकंड, फर्स्ट वन वाज ग्रोवर क्लीवलैंड। ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वन। विच कंट्री इज डेवलपिंग अ माइंडफुलनेस सिटी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी? अब देखिए, जो भूटान जो हमारा मित्र देश है, जो पड़ोसी देश है, दे एम्फसाइज मोर ऑन हैप्पीनेस, मतलब जीडीपी की बजाय ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। जीडीपी की बात नहीं करते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। दे एम्फसाइज मोर ऑन एनवायरमेंट देन एक्चुअल जीडीपी, देन एक्चुअल डेवलपमेंट। वो नेचुरल, मतलब इसको बोलना चाहिए ना, वो प्रकृति की सेवा करना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा एक गल्फो
माइंडफुलनेस सिटी नो बनाई जा रही है। अराउंड 2500 स्क्वायर किलोमीटर का उनका एरिया लेकर के दे आर गोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड दिस प्रोजेक्ट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में प्रकृति की जो हम लोग सेवा कर रहे हैं उसको साथ में लेकर चलने का प्रयास करें, वो इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें इको टूरिज्म, ग्रीन स्पेसेस एंड वेलनेस सेंटर पे इनमें बढ़ावा दिया गया है। फंडिंग जो है इनकी $100 मिलियन की फंडिंग के बाद में इनके द्वारा ये माइंडफुलनेस सिटी, नाम ध्यान रख लीजिएगा, Galefu Mindfulness City in Bhutan, it is going to be. So country and city, this place both should be known to you. What is the percentage increase in greenhouse gas levels over the past decades? मतलब वो greenhouse gases मतलब की बात करें तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की टाइप की जो गैसेस होती हैं जिसके एनवायरमेंट में होने से ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करते हैं, वो उसमें कितना इजाफा हुआ है। मतलब एक तरफ तो हम बात करते हैं कि दे शुड बी लो, ग्रीन हाउस गैसेस कम होनी चाहिए, हम लोग को बचाना है एनवायरमेंट। दूसरा हम देखें तो पिछले कुछ 2 दशकों में देर इज इंक्रीज ऑफ अराउंड 10%, 10% का इसके अंदर इजाफा हुआ है। ग्रीन हाउस गैसेस, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO reports a 10% surge in greenhouse gas level in last 2 decades। तो 10% की वृद्धि इसमें देखी गई है। वाई इट हैज बीन देयर? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फॉसिल फ्यूल कंबशन, जिसमें कोल कंबशन के थ्रू मोस्टली हमारी पावर क्रिएट होती है, सीमेंट प्रोडक्शन है ना, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनमें ओवरऑल बढ़ोतरी हुई है पिछले 2 दशकों में। देन वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक वाज inaugurated। इसमें ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछते हैं वैदिक क्लॉक, है ना, वैदिक क्लॉक यदि आपसे पूछते हैं तो वैदिक क्लॉक जो है वो उज्जैन में इंस्टॉल की गई है। वैदिक क्लॉक पूछे तो इट इज इन उज्जैन। और अगर आपसे पॉपुलेशन क्लॉक पूछे तो हमारा आंसर जो है वो बेंगलुरु आना चाहिए। दुनिया की पहली, मतलब सॉरी, इंडिया फर्स्ट, भारत की पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज बीन inaugurated इन बेंगलुरु एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। इसमें क्या है खासियत? इसमें ये है कि हम रियल टाइम में समय के साथ साथ जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जो उसका एस्टिमेशन होता है, वो यहाँ अपडेट होगा। एंड कर्नाटक की पॉपुलेशन इन एवरी 1 मिनट 10 सेकेंड्स, और भारत की पॉपुलेशन एवरी 2 सेकेंड दे आर गोइंग टू अपडेट। मतलब वहां पर इस तरीके से क्लॉक लगी है, जैसे समय बीतता जाएगा उसमें कितनी हमारी आबादी बढ़ती जा रही है उसका उल्लेख वहां पर होगा। दैट वे इट इज गोइंग टू वर्क। तो इट इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट पॉपुलेशन क्लॉक। तो वहां पर क्या क्या दिखाया जाएगा? वहां पर एक तो कर्नाटक जिस स्टेट में बेंगलुरु है उनकी पॉपुलेशन, और दूसरा इंडिया पॉपुलेशन विल बी देयर। एंड द क्लॉक इज यूजेस सैटेलाइट कनेक्टिविटी फॉर प्रिसाइज टाइम कीपिंग एंड एस्टिमेटेड डिटेल जो है वहां पर बताई जाएगी। देन इंडिया has become the which numbered smartphone market globally by unit volume in Q3। Q3 मतलब जो Q3 होता है, पहला क्वार्टर हमारा अप्रैल मई जून होता है, जो जुलाई अगस्त सितंबर होता है, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको हम लोग OND क्वार्टर बोलते हैं। तो इस OND क्वार्टर में हमारा देश जो है वो कौन से क्रमांक पर है इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन मार्केट इन द वर्ल्ड? तो वी आर एट द सेकंड पोजीशन नाउ, ऑब्वियसली आफ्टर चाइना। हम दूसरे स्थान पर हैं। मतलब इतने स्मार्टफोन जो है हमारे देश में बेचे गए हैं, दैट इज इसको सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली बाय यूनिट वॉल्यूम, कैप्चरिंग 15.5 शेयर ऑफ ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट। तो दुनिया भर में 15.5 स्मार्टफोन जो हैं वो हमारे यहाँ पर एक तरीके से यूसेज में आ रहे हैं। तो इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। और OND क्वार्टर का इसमें ओवरऑल महत्व ये है कि हमारा जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर होता है, इस दरमियान हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन होता है। और फेस्टिव सीजन में त्योहारों पे हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें उनकी बिक्री ज्यादा होती है। तो इन दैट रिगार्ड दिस ईयर वी हैव बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड ओइंग टू द दिस फेस्टिव सीजन बिटवीन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। ध्यान रखिए। एट व्हाट एज डिड अनीश सरकार अचीव अ फिडे रेटिंग ऑफ 1555? फिडे रेटिंग जो होती है ना, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस की हम बात करते हैं। तो वो क्या होता है, वहां पर एक मिनिमम रेटिंग के बाद में यू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम वेर इन आपको रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी ना। आफ्टर क्रॉसिंग 1 रेटिंग यू विल बी डिक्लेयर्ड ग्रैंड मास्टर इन ओवरऑल रैंकिंग इन द वर्ल्ड, उसके अंदर आती है। तो अनीश सरकार जो है ना, एट द एज ऑफ 3 years ओनली, 3 साल की एज में अनीश सरकार हैज अचीव्ड अ फिडे रेटिंग ऑफ 1555। समझिए 3 साल का बच्चा इस लेवल पे जाकर के चेस खेल रहा है ना, प्रोडिजी इसको बोलते हैं। तो 3 year old chess sensation from Kolkata has made history by becoming youngest rated chess player, है ना, एट अ रेटिंग ऑफ 1555 ऑन 1 नवंबर ही उनके द्वारा किया गया। इसके पहले 5 साल की एज में, 5 years old एज में, तेजस तिवारी वाज
द गॉट रेटिंग नाउ 3 साल की एज में ही 1555 रेटिंग वाज नो अचीव्ड बाय अनीश सरकार फ्रॉम कलकत्ता. क्लियर? Which color was used to illuminate the iconic landmarks in New Delhi to support the Act for Dyslexia campaign? Dyslexia is a learning disability, है ना. अब इस लर्निंग डिसेबिलिटी को के अवेयरनेस के लिए बेसिकली दिल्ली में कुछ समय पहले जो वहाँ की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मतलब इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इनको रेड लाइट में मतलब जिसको बोलना चाहिए उसको एलिमिनेट किया गया था to increase the awareness about the dyslexia. तो ये हमारा आंसर जो होगा रेड should be our answer here. What is the percentage increase in area of the glacial lakes in Himalayan region from year 2011 to 2024? हिमालय रीजन में जो जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो ग्लेशियर के पिघलने से नदियां प्रवाहित होती हैं, हमको मालूम है. But because of the climate change, because of the increase in the temperature, the amount of the glaciers जो वहां पर मेल्ट हो रहे हैं उनका उसमें इंक्रीज हुआ है. उसमें इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि मोर एंड मोर ग्लेशियर लेक्स उनका साइज बढ़ेगा, तो इट में रिजल्ट इन दी फ्लड्स. तो ये जो साइज बढ़ा है, जिसमें इंक्रीज हुआ है, दैट इज गॉन टू अ लेवल ऑफ 10.81%. मतलब व्हाट वाज द इल इफेक्ट्स ऑफ इट इज गोइंग टू बी फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शंस. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू एक्सपांशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स फ्रॉम 2011 to 2024 was these lakes expanded by 10.81% in the area. और किन रीजन्स में? इसमें लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ है. इंडियाज रैंकिंग इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. तो भारत की रैंक जो यहाँ पर है दैट इज 72. So we are ahead of nations like Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka. But then the top countries यहाँ पर हैं, they are Singapore, Denmark and US. So India's rank is 72 in AI preparedness index. AI is we all know artificial intelligence. So mostly when we talk about AI, तो जो हमारे Chat GPT या जो Gemini या इस टाइप के जो apps होते हैं उनकी हम लोग यहाँ बात करें. There are so many startups related to this. तो वहाँ पर इंडिया के ताल्लुक में देखें तो we are at the 72nd position. Who has been appointed as the third Director General of International Solar Alliance? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है आई से जिसको हम बोलते हैं, दैट वाज स्टार्टेड इन ईयर 2015. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो किया गया था ना, उसके अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था, है ना. इट वाज 2015, इट वाज कॉप 21 में इसको स्टार्ट किया गया था. ये भारत का इनिशिएटिव है. गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर होता है ना. गुरुग्राम जो है, गुड़गांव जिसको बोलते हैं, वहाँ इनका हेडक्वार्टर होता है. इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया इज लीडिंग दिस इनिशिएटिव. इंडिया हैज बीन द प्रेसिडेंट. और इंडिया के ही डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना जो है ना, वो इसके नए डायरेक्टर जनरल हैं. मतलब आशीष खन्ना इज जनरल अभी कुछ समय पहले अपॉइंट किए गए इन प्लेस ऑफ डॉक्टर अजय माथुर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. तो देखिए 58 देशों में भारत के नागरिक जो हैं वह वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं. तो नंबर ऑफ कंट्रीज यू कैन विजिट वीजा फ्री, वो पैमाना होता है रैंकिंग का यहाँ पर. तो जो सिंगापुर में 195 कंट्रीज में सिंगापुर के नागरिक नो वीजा फ्री एंट्री दे कैन टेक, बाद में उनको वीजा अलॉट होता है. भारत के इसमें डिस्काउंट 58. तो इस काउंट के प्रोपोर्शन के हिसाब से देखिए तो रैंक जो होती है वो 84th होती है. सिंगापुर इज गॉट द फर्स्ट रैंक हियर एंड इंडियाज रैंक इज 84th. मतलब अगर हमारे को और देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी तो हमारी रैंक इसमें बेहतर होगी एंड वाइस वर्सा. व्हाट इज द प्रपोज्ड ईयर ऑफ इंडिया टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स. देखिए ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 में हुई थी, है ना. एथेंस ग्रीस से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी और हर 4 वर्षों में इन्हें कराया जाता है. वो वर्ष जो लीप ईयर वाले वर्ष होते हैं, 4 से डिविजिबल वर्ष होते हैं, वो ओलंपिक गेम्स कराए जाते हैं. तो बारिंग वर्ल्ड वॉर 2, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 1916 और 1940 एंड 44, इन 2 वर्षों में नहीं कराए गए थे, इन 3 वर्षों में नहीं कराए गए थे. और केवल एक बार ये एक्सटेंड हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो ये कंटिन्यूअसली करवाए जा रहे हैं. लास्ट ओलंपिक जो हुआ था 2024 ओलंपिक, दैट वाज हेल्ड इन पेरिस में इसे कराया गया था. नेक्स्ट जो होगा 2028 एलए में कराया जाएगा. 32 का जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में कराया जाएगा. बट 36 का ओलंपिक जो है उसके लिए मेजबानी कंफर्म नहीं है. उसके लिए इंडिया द्वारा अभी फॉर्मल लेटर ऑफ कंटेंट इंटेंट दिया गया, सॉरी लेटर ऑफ इंटेंट इंडिया द्वारा दिया गया. मतलब फॉर्मली वी आर क्लेमिंग दी दिस ओलंपिक गेम्स की मेजबानी जो होती है होस्टिंग के लिए हमारे द्वारा उसमें एक्शन ली गई है. तो मे बी इन 2036 ओलंपिक्स इंडिया में होस्ट इट, एटलीस्ट हमारे द्वारा भी बोला गया है. व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन
has MP approved for women in all state government recruitments. तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव द्वारा कुछ समय पहले 35% रिजर्वेशन फॉर women employees ना ये डिक्लेयर किया गया. 35% रिजर्वेशन फॉर women in all the state government recruitments was announced by MP CM Mohan Yadav some time back. For how many consecutive years has Shiv Nadar been ranked as India's top philanthropist? शिव नादार जो हैं वह HCL टेक्नोलॉजीज के जनक हैं, फाउंडर हैं. तो वो पिछले 3 वर्षों से लगातार ही इज द टॉप एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन सॉरी फिलेंथ्रोपिस्ट सॉरी सॉरी फिलेंथ्रोपिस्ट जो है वो हमारे यहाँ डिक्लेयर किए गए. मतलब दान इनके द्वारा सबसे ज्यादा जो है वो दिया जाता है भारत में. NPCI is National Payment Corporation of India, and there have been so many initiatives by NPCI which has made our life easier. उसमें UPI बड़ा इनिशिएटिव होता है. UPI का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, wherein your account number has been replaced by mobile number only. तो without sharing your account details, your bank name, bank branch, location, just by sharing your mobile number connected to the account, the amount can be transferred. This is the facility which was given by NPCI in year 2016. डिमोनेटाइजेशन ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था, हमको ध्यान है. अब क्या होता है यूपीआई की जब हम बात करते हैं, इसमें जो ओवरऑल पेमेंट किया जाता है ना उसकी लिमिटेशन है. उसमें 1 लाख तक का पेमेंट हम लोग नॉर्मल केसेस में कर सकते हैं. पर डे का पेमेंट जो है लिमिट दैट इज 1 लाख रुपीज. बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में इसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया था. स्पेसिफिक केसेस कैसे? आपको एजुकेशन के ताल्लुक में, आपको हॉस्पिटल पेमेंट, कुछ मेडिकल पेमेंट, मेडिसिन वाले मेडिकल वाले पेमेंट करने हैं तो इसको बढ़ा दिया गया था. इन्वेस्टमेंट के लिए इसको बढ़ा दिया गया था, उसको और बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया. तो दिस लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज नाउ. मतलब इन नॉर्मल केसेस 1 लाख रुपीज. इन सब स्पेसिफिक केसेस इट कैन बी इंक्रीज. तो अगर टैक्स पे करना है तो टैक्स पेमेंट के केस में, पेमेंट टू हॉस्पिटल, पेमेंट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आईपीओ के लिए, आरबीआई रिटेल स्कीम जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है उनके लिए आपको ये अमाउंट है उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है. Who among the following has become the new फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी थे, बट अब वो कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिए गए हैं. तो तुहिन कुमार पांडे हैज बिकम द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, है ना. तुहिन कुमार पांडे हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए. क्लियर? He has replaced TV Somanathan, who has become the new cabinet secretary. टारगेट ईयर फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सेल्फ सस्टेन इंडियन स्पेस स्टेशन. और देखिए जो 1998 में आया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना. अब ये कुछ समय बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल मतलब 2031 के बाद में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस, कनाडा, रशिया, दीज कंट्रीज अपन ऑल इन्वॉल्व हैं. हमारे द्वारा अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाने के प्रयास किए जाएंगे. मतलब बाय ईयर 2035 इंडिया विल हैव आवर ओन सेल्फ सस्टेन स्पेस स्टेशन इन द स्पेस. चाइना इज ऑलरेडी इनिशिएटेड दिस. तो इंडिया इज सेइंग कि बाय ईयर 2035 वी मे हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन इन स्पेस. Who has been emerged as Sri Lanka's newly elected president following the recent election? श्रीलंका ने पिछले कुछ वर्षों में वहां पर इकोनॉमिक कियोस देखा है. वहां पर इकोनॉमिक जिसको बोलना चाहिए बैंक्रप्सी की तर्ज पर देश पहुंचा था. वहां पर कुछ समय पहले चुनाव कराया गया और पहली बार अ लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिशियन नरा कुमार दिसानायके हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका सम टाइम बैक. कुछ समय पहले प्रेसिडेंट वहां के ये बने हैं ना. इसे लेफ्ट लीनिंग उनकी पार्टी है ये, जेवीपी इज द पार्टी. और उसके पहली बार वो एक प्रेसिडेंट वहां पर लेफ्ट लीनिंग या इसको बोलना चाहिए कम्युनिस्ट वाली फिलोसफी वाले प्रेसिडेंट वहां पर नियुक्त किए गए हैं. Name of the operation launched by Government of India to provide the humanitarian relief to countries affected by the typhoon Yagi. देखिए कई जगह उसको टाइफून कहा जाता है. हमारे देश में उसको साइक्लोन बोलते हैं, अमेरिका में उसको हरिकेन बोलते हैं. दे आर वन एंड द सेम थिंग. उनको स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं उनको सही तरीके से इसको बोलना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए. तो टाइफून यागी जो आया था साउथ ईस्ट एशिया में कुछ समय पहले, तो वहां पर भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया to help countries like Vietnam, Laos, and Myanmar. So India went on to went for this operation Sadbhav to help the people from these countries to safeguard from effects of the devastation by the typhoon Yagi. साउथ ईस्ट एशियन नेशन में टाइफून कहते हैं. जापान में इसको टाइफून बोलते हैं, मैंने कहा ना हरिकेन बोलते हैं. यूएस में हमारे यहाँ साइक्लोन कहते हैं. विच स्टेट इनेक्टेड प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट? जब दंगे करवाए होते हैं या उनमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके द्वारा जो विध्वंस किया जाता है, जो नुकसान पहुंचाया जाता है, उनकी भरपाई के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि दे आर ब्रिंगिंग दिस एक्ट, प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट, वेर इन पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, दे विल बी होल्ड इंडिविजुअल्स और ग्रुप जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनसे डैमेज जो किया गया उनके द्वारा वो पैसा वसूला जाएगा. तो प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट. विच टाइप ऑफ डिवाइस एक्सप्लोडेड रिसेंटली इन लेबनान? देखिए लेबनान में वहां हिजबुल्लाह ऑपरेटिव ये मिलिटेंट ऑपरेट करते हैं और टू सेफगार्ड देमसेल्फ फ्रॉम ट्रैकिंग बाय द इजरायली एजेंसीज दे स्टार्टेड यूजिंग
दिस पेजेस इनके द्वारा यूज किए जाते थे। तो इसराइल की जो मोसाद एजेंसी है उनके द्वारा इसको बोलना चाहिए प्लानिंग करके ये पेजर जो यूज किए जाते थे उनमें विस्फोट किया गया, एंड दीज पेजर्स ना उनमें ब्लास्ट हुआ और उसमें 9 लोग और मारे गए, 2800 इंजरीज होती हैं। तो कहाँ हुई है? लेबनान और सीरिया में करवाया गया था बाय इसराइल। किन के अगेंस्ट में? मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में उनके द्वारा पेजर जो है ब्लास्ट वहां पर करवाए गए थे। विच कंट्री वन हिस्टोरिक गोल्ड मेडल्स इन चेस ओलंपियाड? चेस ओलंपियाड में पहली बार भारत ने गोल्ड जीता है। चेस जो है उसकी शुरुआत भारत में की गई थी, शतरंज से यहाँ पर शुरुआत होती थी, एंड देन ये दूसरे देशों में गया, उसका नया स्वरूप चेस अपने आप में बना। बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया वेंट ऑन टू विन गोल्ड इन द चेस ओलंपियाड। पहली बार इंडिया ने जीता और पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब इंडिया ने जीता तो है ही बट दोनों में ही गोल्ड जीता है, मैन एंड वुमेन्स दोनों में इंडिया वेंट ऑन टू विन दी चेस दिस ओलंपियाड में, दोनों में हम लोग के द्वारा गोल्ड जीता गया था। तो इंडिया ओनली बिकेम द थर्ड नेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड चाइना टू विन गोल्ड इन बोथ ओपन एज वेल एज वुमेन्स कैटेगरी में, दोनों में गोल्ड जीता गया। तो पहली बार हमने जीता है और दोनों में ही हमारे द्वारा इस बार जीता गया है। नेम ऑफ द व्हीकल दैट इज डेवलपिंग टू एनहांस इंडियाज कैपेबिलिटीज, इट इज गोइंग टू डेवलप सूर्या, है ना, हमारे द्वारा व्हीकल जो है वो सूर्या डेवलप किया जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइमलाइन प्रपोज्ड बाय कंडक्टिंग म्युनिसिपल एंड पंचायत पोल्स आफ्टर जनरल इलेक्शन एज पर वन नेशन वन इलेक्शन। इसका यह मतलब है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन जब कराए जाएंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब करीब करीब साइमल्टेनियसली करवाए जाएंगे, और उसके 100 दिन के अंतर्गत ही 100 दिन में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, पंचायत के चुनाव भी करवाना आवश्यक होगा। तो विद इन 100 डेज ओनली पंचायत पोल और म्युनिसिपल पोल्स विल बी कंडक्टेड थ्रू वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। 100 दिन के अंतर्गत ही करवाना आवश्यक होगा आफ्टर जनरल इलेक्शंस। हाउ मेनी वुमेन सीएम्स दिल्ली हैड सो फार? देखिए दिल्ली में आतिशी जो आप मतलब आम आदमी पार्टी की जो है आतिशी, वो कुछ समय पहले सीएम बनी है, वो वहां की तीसरी महिला सीएम है। इसके पहले देयर हैव बीन 2 सीएम्स अर्लियर बिफोर आतिशी वी आर टॉकिंग अबाउट। कौन कौन थी? सबसे पहले सीएम वहां महिला सीएम जो बनी थी वो बनी थी सुषमा स्वराज, कम समय के लिए बनी थी, अक्टूबर से लेकर दिसंबर 1998 के बीच में, और उसके बाद में शीला दीक्षित 13 वर्षों तक वहां की सीएम रही थी, राइट। तो दीज टू लेडीज वर सीएम अर्लियर, नाउ आतिशी has become the third woman CM of Delhi. Which ministry appointed Manu Bhaker as the brand ambassador? Manu Bhaker is Olympic medalist, right? She has been made brand ambassador by Ministry of Ports and Port Shipping and Waterways द्वारा उनको कुछ समय पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। Which country has been declared as the first to eliminate leprosy? So it was Jordan who went on to eliminate the leprosy. It has become the first nation in the world to eliminate the leprosy. Leprosy मतलब कोढ़ बेसिकली बीमारी होती है, उसको एलिमिनेट करने वाला जॉर्डन दुनिया का पहला देश बना है। Which country along with Pakistan is one of the last 2 countries where polio remains endemic? देखिए हमारे देश में पोलियो खत्म किया जा चुका है, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड सबसे खत्म हो चुका है, केवल अफगानिस्तान पाकिस्तान ही ऐसे देश बचे हैं जहाँ पोलियो अभी भी है। उसका रीजन क्या है? पोलियो वैक्सीन जो है वो वहां पर एक्सेप्ट नहीं की जाती बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स। तो दैट इज द रीजन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर द ओनली 2 nations इन द वर्ल्ड जहां पर पोलियो स्टिल रिमेन एन एंडेमिक। Then which state conducted India's first completely paperless election? देखिए अभी तक ईवीएम was used in general election and this विधान सभा वाले इलेक्शन में, है ना, स्टेट इलेक्शन में, बट मध्य प्रदेश भोपाल में अभी इवन पंचायत चुनाव भी ना वो भी इससे कराए गए, तो उसको पेपरलेस वोटिंग एक तरीके से बोला गया। तो एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन सक्सेसफुली कैरिड आउट पेपरलेस वोटिंग बोथ पंचायत बाय इलेक्शन इन भोपाल सम टाइम बैक। तो पेपरलेस इलेक्शन करवाए गए। हाउ मेनी टाइटल्स इंडिया हैज वॉन इन मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? भारत द्वारा अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में चाइना को हराया गया और ये भारत का 5वां दिस ट्रॉफी थी। तो 5th एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया द्वारा कुछ समय पहले चाइना को हरा के जीती गई। तो 5वां टाइटल हमारे द्वारा जीता गया था, 5 जीत चुके हैं हम लोग अब तक। Which UNESCO World Heritage Site has been named as most photogenic in Asia by Times Travel? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए, इसमें अंकोर वाट जो कंबोडिया में जो हिंदू टेम्पल है ना, उसे एशिया की सबसे मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ समय पहले घोषित किया गया है। कंबोडिया नॉर्थ ईस्ट एशिया, सॉरी कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ये सबसे बड़े ये टेम्पल्स होते हैं बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एरिया, अंकोर वाट, और सबसे बेहतरीन फोटोजेनिक साइट इन एशिया डिक्लेयर किया गया बाय यूनेस्को वर्ल्ड साइट, मतलब जो वर्ल्ड साइट है उसमें सबसे बेहतरीन इसको माना जाता है। सिंड्रेला लॉ,
है ना। तो वी स्टार्टेड विथ ऑस्ट्रेलियाज लॉ इन टुडेज डिस्कशन, वेर इन 16 वर्ष से कम एज के बच्चे होंगे उनको सोशल मीडिया अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी तरीके का एक लॉ साउथ कोरिया द्वारा लाया गया था, अभी न्यूज में है, लाया पहले गया था। इस लॉ के अंतर्गत साउथ कोरिया के जो बच्चे होते हैं उन्हें रात से लेकर सुबह तक, मिडनाइट से लेकर सुबह 6 बजे तक गेम्स खेलने की आजादी नहीं होती है। मतलब वीडियो गेम्स उनको अलाउ नहीं किए गए, बिकॉज वो टाइम वेस्ट और उस ताल्लुक में उसको माना जाता है। तो लॉ अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स अंडर एज ऑफ 16, है ना। तो 16 वर्ष के जो होते हैं लेट नाइट आवर्स में दे आर नॉट अलाउड टू यूज दिस, मतलब यूज मोबाइल्स फॉर द गेम्स। उनको सिंड्रेला लॉ कहा गया है, साउथ कोरिया सिंड्रेला लॉ it is termed. Main goal is to prevent gaming addiction among youth, ensure health development and promote balanced lifestyle. तो वो ऑस्ट्रेलिया में कहा सोशल मीडिया 16 वर्ष से कम एज रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर गेम्स मिडनाइट से मॉर्निंग सुबह 6 बजे तक के लिए रिस्ट्रिक्शन इन साउथ कोरिया, उसे सिंड्रेला लॉ कहा जाता है। तो दीज वर द सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए। We'll come with another set of 50 questions. हम आगे मिलते हैं with another set. For that time, thank you very much. Hopefully you find this useful enough. आपको ये जो discussion है useful लगा होगा। These questions, as I told you earlier, are based on the last year papers only. They're important enough. Revise these questions. We'll meet shortly in another set. Thank you very much. Thanks a lot.